क्या सोच रहे हो भाई, ये न्यूज़ चैनल है? तो फिर ढेर सारा चौका छक्कर खेल कूद के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है मेरे दोस्त। कुर्सी की पेटी बांध लो और सब्सक्राइब ठोक के बैठ जाओ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। तो शुरू कीजिए सोम भाई। हाँ, सभी को स्वागत है दोस्तों हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग जो विषय में चर्चा करेंगे वो है केकेआर का परफॉर्मेंस एंड जीटी का ग्राफ ऊपर की तरफ जो जा रहा है। जीटी जो पहाड़ जैसे खेल रहे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, एकदम पहाड़ के ऊपर चला गया जीटी। तो बिल्कुल ये सब बारे में आज हम बात करेंगे। तो सीधा मुद्दे पे चलते हैं। आईपीएल का मैच नंबर 39 के बारे में जो था केकेआर एंड जीटी का जो मैच था, जो कलकत्ता में हुआ था ईडन गार्डन स्टेडियम में। और ये मैच में सभी को मालूम है गाइस कि केकेआर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया था। फिर उसके बाद ही ये सब कुछ चीज शुरू हुआ केकेआर के साथ। तो मतलब पहले बॉलिंग करने का सोच था केकेआर सोचा था जीटी को थोड़ा बहुत रन में अटक, मतलब उन लोगों के पास सभी को मालूम 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है, तो मैक्सिमम 170 या 160 में मैच को कोशिश किए थे कि क्लोज करने के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। पिच कुछ पहला इनिंग्स में, मैं पहले एक और बाद में जा रहा हूँ कि पहले पिच के ऊपर जा रहा हूँ। पिच थोड़ा खतरनाक सीन था। पिच अगर देखे तो पहले इनिंग्स में जब केकेआर का स्पिनर्स ने बॉल किया तो पिच भाई बॉल तो घुमा नहीं। शुभमन गिल ऐसे वैसे खेले, नारायण को खेले, वरुण चक्रवर्ती को खेले, आरे हद लिए बोल सकते हो आप लोग। तो जीटी बैट्समैन को इतना तकलीफ नहीं हुआ कि स्पिनर्स को खेलने के लिए बहुत ही बढ़िया खेला दोनों ओपनर। उसके साथ साथ फास्ट बॉलर्स को भी बढ़िया खेल रहे थे। लगभग 100 के आसपास का पार्टनरशिप हुआ था शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच। और मैं जो बात हर वीडियो में बोलता हूँ, जो टीम पार्टनरशिप बनाएगा वो टीम का 50% 30 to 40% मैच अपना खाते में लेके जा सकता है। तो वैसे ही हुआ कुछ। और केकेआर का बॉलिंग फील्डिंग तो एकदम निम्न भाई बोल सकते हो, बहुत ही खराब फील्डिंग। कैच मिस हुआ, बाउंड्री चला गया भाई। राशिद खान बाउंड्री में दौड़ के बॉल को गेंद को पकड़ रहा। सभी को मालूम है ईडन का आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है, फिर भी राशिद खान एक स्पिनर होके बेहतरीन फील्डिंग कर रहे थे बाउंड्री लाइन पे। पर इधर केकेआर का जो फील्डर्स थे तो वो लोग अपने फील्डिंग के ऊपर भी खड़े नहीं उतर पाए। बिल्कुल तो बोल बिल्कुल सकते हो कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैं एक और बात छोटा सा बात बोल दूं कि यार मुझे नहीं लगता फील्डिंग में भी तैयार है। आगे शान भाई आप बोलिए, थोड़ा मैच के बिल्कुल। तो स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस के बारे में बोलिए। बिल्कुल, तो बात करें यहाँ पे मैच नंबर 39 जीटी वर्सेस केकेआर के बीच हुआ था ईडन में। एंड बात करें तो सोम भाई ने हमें बोला थोड़ी देर पहले कि केकेआर ने टॉस जीत के बॉलिंग लिया था। देखो, अगर ईडन की हिस्ट्री की बात करें तो ज्यादातर टीम जब टॉस जीतते हैं तो पहले बॉलिंग ही लेती है, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर आता है जिसमें चेस करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तो शायद मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे की वही सोच थी कि बाद में चेस करना इजी होगा, एंड इसीलिए उन्होंने बॉल चूज की। लेकिन मैं बोलूंगा बैटिंग लाइनअप में थोड़ा सा गड़बड़ तो हुआ है। एंड उसके बाद अगर हम लोग, तो ठीक है वो सब साइड में रखते हैं, हम लोग पहले चले जाते हैं जीटी के बैटिंग के ऊपर। तो बात करें यहाँ पे जीटी की बैटिंग की, तो शुभमन गिल 55 बॉल्स पे 90, कमाल की स्कोर यहाँ पे, एंड प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। तो बहुत ही उम्दा यहाँ पे बैटिंग। एंड उनके साथ इन्फॉर्म एक और बैट्समैन उनके साथ साई सुदर्शन, जिन्होंने 36 बॉल पे 52 रन बनाए, 1 छक्का 6 चौके, 144.44 का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल 55 बॉल्स एंड 90 रन, 10 चौके 3 छक्के, 163 का स्ट्राइक रेट। समझो गाइस, लीग स्टेज का इस सीजन का लीग स्टेज का सबसे टॉप क्लास टीम एंड टॉप परफॉर्मेंस कल हम लोगों को देखने को मिला ईडन में। एंड कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों ओपनर्स की तरफ से। एंड ये दो ओपनर्स बहुत ही तो कमाल के किए। एंड उसके बाद आए यहाँ पे जॉस बटलर। तो बात करें यहाँ पे जॉस बटलर की, तो जॉस बटलर ने भी यहाँ पे नॉट आउट रहे, एंड तक खेले। 23 बॉल में 41 रन, 8 चौके, छक्के नहीं मारे, लेकिन 178 का स्ट्राइक रेट। मैं बोलूंगा भाई बहुत ही कमाल की बैटिंग यहाँ पे। एंड भाई क्या ही बोले, इन तीनों ने ही यहाँ पे जो है रन को एकदम आसमान में पहुंचा दिया। 199 200 के करीब पहुंच गए। तो वही तो बात है। एक टाइम पे लग रहा था 190 भी नहीं होगा, पर फिर भी कलकत्ता का बॉलर्स एंड फील्डर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था कि गुजरात को 200 पार भेजना है। तो एकदम फुल बिल्कुल भाई मैच देखते तुमको कलकत्ता का फील्डिंग और बॉलिंग देखते तुमको पता नहीं। मैं ये बात इसलिए बोला कि मेरे को लगा है बात
कि उन लोग खुद हाथ में ले लिए थे जीटी के लिए कि भाई हम लोग, तो आप लोग टेंशन मत करो, हम लोग 200 पार पहुंचा देंगे। कैच मिस किया, बॉल गेंद चला, फील्डिंग मिस हो रहा है, बाउंड्री लाइन पे चौका जा रहा है, छक्का जा रहा है, बिल्कुल तो विकेट नहीं आ रहा। फुल मतलब बॉलर भी भाई कॉन्फिडेंट, क्या बॉलर अगर कॉन्फिडेंस से बॉल भी डालेगा तो अगर तुम कैच इजी कैच मिस करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। और ये बिल्कुल लगातार दूसरा मैच हुआ है जिधर केकेआर ने अब पंजाब के साथ मैच तो जीता, मैच था 90% जीतना चाहिए था वो वाला मैच, वो मैच भी हारे। कल का मैच थोड़ा सा तो सही बॉलिंग अगर कर देते थे डेथ ओवर में तो 190 भी नहीं होता। मेरे को अभी भी मालूम है लास्ट ओवर में शायद से 180 179 178 पे था जीटी, 19 ओवर शुरू हुआ था। उधर से रन को जीटी ने लेके गया 199 तक, तो सोच सकते हो क्या बॉलिंग किया है कोलकाता में डेथ ओवर में। देखो डेथ ओवर्स की बात करें तो सो भाई डेथ ओवर्स में मैं बोलूंगा, देखो पहले 12 ओवर में कम से कम 120 या 30 के करीब रन था, ठीक है, वहां से तो हर एक टीम ही सोचेगी 200 के पार जाने की, लेकिन बीच में मैं बोलूंगा फास्ट बॉलर्स ने थोड़ा सा रनों पे रोक लगाया था, लेकिन एंड में जो 2-3 ओवर थे उसमें थोड़े महंगे रहे एंड जिसके कारण 198 तक पहुंच गया था जीटी। फील्डिंग जिस लेवल का आईपीएल का सारे टीम्स खेल रहे हैं अभी, फील्डिंग इतना स्तर नहीं है केकेआर का, फील्डिंग का स्तर बहुत ही नीचे है। बिल्कुल। तो इसके बाद बात करते हैं, पहले हम लोग पहले विकेट यहाँ पे जीटी की फिर भी मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग सोचो कि मैं केकेआर का बुराई कर रहा हूँ, नहीं भाई, रिंकू सिंह ने बढ़िया कैच लिया था राहुल तिवाटिया का, वो बढ़िया कैच था, बहुत ही बढ़िया। राहुल तिवाटिया का, अच्छा बट नहीं, राहुल तिवाटिया में रमनदीप सिंह ने लिया था, हर्षित राणा का बॉल था। अच्छा सॉरी वो शायद से बटलर का होगा, शुभमन गिल का लिया था, सॉरी राणा बरोड़ा का बॉल था, शुभमन गिल ने लिया था। बिल्कुल। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीटी का जो फर्स्ट विकेट मिला था साई सुदर्शन का, तो आंद्रे रसल ने यहाँ पे गेंद की थी, बाउंसर दिया था, रहमतुल्लाह गुरबाज ने कैच पकड़ा था। आंद्रे रसल का बोलूंगा भाई, आंद्रे रसल को लगातार मैच में रसल भाई खेल नहीं पा रहे, इस सीजन अभी तक चले नहीं हो, तो मैं सोचूंगा कि तुम हाफ वे ऑफ द टूर्नामेंट पार करके आ चुके हो, कल का मैच तुम खेल लिया मतलब तुम्हारा हाफ टूर्नामेंट खत्म, तो तुम क्यों रसल को अभी भी एक मैच बिठा के दूसरा को, तुम्हारे पास रब्बन पवल जैसा भी ऑलराउंडर है, उसको भी तुम ट्राई कर सकते हो, व्हाई नॉट। वही तो बात है कि क्या कर रहे पता नहीं, आई डोंट नो, तो वो मैनेजमेंट है केकेआर का। तो बात करें यहाँ पे, तो पहले विकेट साई सुदर्शन का गिरता है, उनके बाद यहाँ पे आते हैं जॉस बटलर एंड शुभमन गिल, उसके बाद शुभमन गिल का विकेट गिरता है, तो उसके बाद आते हैं राहुल तिवाटिया की बात करें, तो राहुल तिवाटिया कुछ चले नहीं है कल, दो ही गेंदे खेले एंड फिर आउट भी हो गए, हर्षित राणा का बॉल था, रमनदीप ने कैच पकड़ा बहुत ही कमाल का, तो राहुल तिवाटिया भी आउट हो गए। उसके बाद आते हैं शाहरुख खान यहाँ पे 5 गेंद पे एंड में एक लास्ट ओवर में एक शायद बढ़िया छक्का लगा था, एक छक्का, तो 5 बॉल पे 11 रन 220 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, ये समझ ही सकते हैं कि लास्ट के ओवर में ऐसा ही होता है। तो बात करें ये जो थे, ये 3 बैट्समैन थे, उन्होंने ही पूरा जीटी का रन खींच दिया, जो कि साई सुदर्शन, शुभमन गिल, कमाल की ओपनिंग साझेदारी, उसके बाद फिनिशिंग टचअप जॉस बटलर ने दिया है, तो कमाल की, क्योंकि देखो ओपनिंग का पार्टनरशिप अच्छा हुआ तो मैच का भी रिजल्ट स्कोर आप बढ़िया जगह सेट कर सकते हो। देखो पावर प्ले अगर आप जीतोगे, वही बात है, पावर प्ले अगर आप जीतोगे तो मैच ऑलरेडी आप जीत जाओगे, जो कल हम लोगों को एग्जाम्पल फिर से देखने को मिला एंड इसी के चलते 198 पे 3 जो है जीटी का स्कोर खड़ा हो गया 20 ओवर के बाद। फिर हम लोग बात करेंगे केकेआर की बैटिंग लाइनअप पे आ जाते, ठीक है, तो बात करें यहाँ पे केकेआर की बैटिंग लाइनअप, तो कल हम लोगों को डिकॉक की जगह रहमतुल्लाह गुरबाज देखने को मिले थे, लेकिन हम सभी को उम्मीद थी कि रहमतुल्लाह गुरबाज कुछ करेंगे, कुछ ओपनिंग साझेदारी बढ़िया होगा, कुछ स्टार्ट देंगे जो जैसा फील्ड शॉट पिछले साल केकेआर के लिए खेले थे, बट वही बात है, इनफॉर्म मोहम्मद सिराज 4 गेंदे ही खेल पाए, रहमतुल्लाह गुरबाज को यहाँ पे उन्होंने जो है एलबीडब्ल्यू कर दिया, और यहाँ पे केकेआर ने पहला रिव्यू भी अपना गवा दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे आते अजिंक्य रहाणे एंड एक और तरफ अपने सुनील नारायण थे बैटिंग पे। केकेआर के लिए कोई अगर इस सीजन खेल रहा है तो उनका कैप्टन रहाणे खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे थे, जैसे फील्डिंग कर रहे, जैसे टीम को लीड कर रहे, उसके साथ साथ बैटिंग भी बल्लेबाजी भाली भांति कर रहे हैं, बिल्कुल, तो और ये शायद से उनका तीसरा 50 है आजकल का मैच का मिला के। बिल्कुल इस सीजन उनका ये तीसरा 50 था। तो बात करें सुनील नारायण की भी, तो देखो सुनील नारायण की बात करें तो उनको बोला ही जाता है कि आप मरो या मरो, ऐसा कुछ सीन रहता है उनका,
तो वही बात है, सुनील वो नारायण को लेकर तुम बैटिंग प्रेडिक्शन मत ही करो, क्योंकि सुनील नारायण जिस बिल्कुल दिन बिल्कुल चलेगा तो उस दिन फोड़ देगा, जिस दिन नहीं चलेगा जिस दिन नहीं चलेगा। वही बात है। तो ऐसे केकेआर मैनेजमेंट को भी पता है। बिल्कुल, तो वही बात तो है सुनील नारायण का लिए मुझे लगता है कुछ बोलने का दर्जा नहीं है। अगर बोलना है तो उनका बॉलिंग को लेकर बोल सकते हैं हम, पर बैटिंग को लेकर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बात है। सुनील नारायण ने कल बनाया पे 13 बॉलों पे 17 रन, 2 चौका 1 छक्का शामिल था, 130 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद वो राशिद खान के पहले ही ओवर में आउट हो गए। एंड उसके बाद यहाँ पे वेंकटेश अय्यर एंड अजिंक्य रहाणे बैटिंग पे थे। तो अजिंक्य रहाणे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोली कि 36 गेंदों पे 50 रन, 5 चौके 1 छक्का 138 का स्ट्राइक रेट। एंड मैं बोलूंगा यहाँ पे वेंकटेश अय्यर के बारे में बोलना चाहूंगा कि देखो भाई, अजिंक्य रहाणे खेल जो रहे थे, उनको चाहिए था एक संभालने वाला प्लेयर जो पारी को और थोड़ा सा खींच सके। लेकिन यहाँ पे वेंकटेश अय्यर ने क्या किया, 3 ओवर 1 बॉल खेल के यहाँ पे बस 14 रन बनाए, और जिसके कारण अजिंक्य रहाणे के ऊपर आया प्रेशर, और प्रेशर के चलते यहाँ पे रहाणे साहब भी आउट हुए। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे अय्यर को थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूंगा काम करना चाहिए था कल के मैच में, क्योंकि आप इतने महंगे खरीदे हुए गए हो केकेआर की तरफ से। वेंकटेश अय्यर के लिए मैं एक बार बोलूंगा, मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर के ऊपर कुछ प्राइस टैग का कोई प्रेशर चल रहा है। मेरे को भी वही लग रहा है। बिल्कुल, वेंकटेश अय्यर इस दिन जो खेल वो खेलता है, मतलब उनका जो रेगुलर जो गेम प्ले वैसा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल करना उनका चाहते जो हैं पर नहीं हो रहा है, शॉट लगाना चाहते शॉट नहीं जा रहा है। और कल देखा, कल आउट हुआ कैसे और देखना। एक और बात मैं छोटा सा बोलूं, स्पिनर को जब भी अभी तक जो भी स्पिनर को उन्होंने खेला है, उनका थोड़ा तकलीफ हुआ स्पिनर्स को खेलने के लिए। तो सोच सकते हो हर टीम ऐसे ही स्ट्रेटजी बना के आ सकता है कि वेंकटेश अय्यर को स्पिनर के सामने भेज दो, वो फंस जाएगा उधर। ये चीज उनको देखना पड़ेगा कैसे वो उस साइड से उभर सके जल्द से जल्द, क्योंकि हाफ टूर्नामेंट डन हो चुका है केकेआर के लिए। तो अभी अगर 1 या 2 मैच अगर इधर नेक्स्ट मैच में हारे तो इधर तो इस साल का टाटा आईपीएल को उन लोगों को गुड बाय बोलना होगा। क्वालिफाई करना दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा। एंड बात वही कर रहे थे हम लोग की वेंकटेश अय्यर जो पिछले साल जो खेले थे, वो वैसा उनका स्वाभाविक खेल मुझे हम लोगों को इस साल नहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। 19 ये T20 फॉर्मेट है, आप 3 ओवर 1 बॉल खेल रहे हो, 14 रन। मैं कल मैच देख रहा था गाइस, एंड वो तो मैं देख रहा था बस सिंगल नहीं तो डॉट ये चल रहे मारने की। देखो आपके बोर्ड में 200 के करीब लग से, तो आपको यहाँ पे मारना पड़ेगा ही। और प्रेशर आया रहाणे साहब पे, और वही बात है आउट हो गए। और वेंकटेश अय्यर यहाँ पे साई किशोर के बॉल पे आउट हुए थे। केकेआर का जो पहला दिन का जो स्ट्रेटेजी था ना, तो 4 नंबर पे अंतरिक्ष रघुवंशी आ रहा था, उस स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना चाहिए था। जो मैच राजस्थान एंड चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले थे, उस स्ट्रेटेजी पे क्लिक करना चाहिए था। वेंकटेश अय्यर को 5वें नंबर पे भेज रहे थे, तो बढ़िया है। वेंकटेश अय्यर को थोड़ा टाइम दीजिए, उनका आउट ऑफ फॉर्म है, उनको थोड़ा टाइम दो। वो अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो उनको आगे भेजने का जरूरत नहीं है। जो बंदा अगर अंतरिक्ष रघुवंशी भी इस सीजन केकेआर के लिए बढ़िया रन बना रहा था, तो जो रन बना रहा था उसको आगे भेज दो। देखो एक और चीज हो सकता है सो भाई की, देखो इतने महंगे खरीदे गए तो उनको अभी यहाँ पे पीछे ढकेलना भी मैनेजमेंट के लिए, वाइस कैप्टन भी है ये, टीम मैनेजमेंट को बैठ के, टीम मैनेजमेंट कैप्टन कोच सभी को मैच के ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेंकटेश अय्यर अगर कॉन्फिडेंट है तो फिर उसको बैटिंग लाइनअप के अपर ऑर्डर में भेजे। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर थोड़ा मिडिल ऑर्डर के आसपास ऐसे 5, 6, 6 नंबर पे आए। देखो वैसे अगर हम लोग बात करें वेंकटेश अय्यर का जो खेलने का जगह है वो 3 नंबर पे, ठीक है। पिछले साल के हम लोगों ने देखा था वो 3 नंबर पे ही आते थे पहला विकेट गिरने के बाद, लेकिन अभी उस जगह पे कप्तान अजिंक्य रहाणे खेल रहे। तो मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर तो एक काम कर सकते हैं, वेंकटेश अय्यर तो वो ओपन कर सकते हैं। 2021 साल में शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ओपन करते थे। तो ये सब कुछ केकेआर मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा क्या हो रहा है वेंकटेश अय्यर के साथ। बिल्कुल, तो वही बात है कि उनका समस्या हो रहा है, उनको पता नहीं कब आएगा उनका फॉर्म, लेकिन देखते हैं आगे। अभी और बस 6 मैच बाकी है केकेआर के, तो जरूर देखेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रिंकू सिंह। तो मैं रिंकू सिंह के लिए भी बोलना चाहूंगा इस साल रिंकू सिंह का भी, कि रिंकू सिंह के सामने बहुत मौका है इंडिया T20 टीम के में परमानेंट जगह बनाने के लिए। पर अगर इस तरह से रिंकू सिंह परफॉर्म करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो जगह उनके लिए रहेंगे। इंडिया टीम में उनको चांस मिलेगा। बहुत सारे बैट्समैन है, बहुत सारे नए बैट्समैन, यंग टैलेंटेड बैट्समैन आ रहे हैं, तो कंपटीशन हाई हो रहा है उस जगह के लिए। तो इस तरह अगर रिंकू सिंह परफॉर्म करेंगे तो आई थिंक उनके लिए बहुत टफ होगा इंडिया टीम में जगह बनाना। और इस साल रिंकू सिंह पिछले साल से ज्यादा महंगे भी बिके थे। मेरे को लग रहा है वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह इन दोनों के ऊपर ही प्राइस के लेकर उनके ऊपर दबाव है। तो
वही बात चल रहा है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने ऑक्शन में खरीदा था और वही रिंकू बात सिंह को केकेआर ने ऑक्शन से पहले ही रख दिया था टीम में। वही बात है ना सो भाई तो कि देखो 12 करोड़ आई या थिंक 13 करोड़ में शायद। मुझे लगता है कुछ टीम मैनेजमेंट के गड़बड़ी चल रहा है, पर रिंकू सिंह भी बिल्कुल बिल्कुल रिंकू अगर मैं सिंह। देखूं तो लखनऊ वाला मैच जो केकेआर हारा था, उस मैच में रिंकू सिंह लास्ट में बैटिंग करने आए थे, तो तब अच्छा खेल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल एंड वही बात है सो भाई कि रिंकू सिंह के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव है, लेकिन मैं दबाव तो बोलूंगा obviously है। वो अच्छे प्लेयर है। और एक और बल्लेबाज को मैं देखने के लिए बेताब हूँ केकेआर के, जो डगआउट में बैठे रहते हैं, मनीष पांडे नहीं, वो है लवनीत सिसोदिया। अभी तक वो एक अननोन बैट्समैन है, कर्नाटक के प्रीमियर लीग, कर्नाटक का जो स्टेट प्रीमियर लीग होता है उधर वो खेलते बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, विकेट कीपर भी है, फील्डिंग भी कर सकते हैं अच्छा। तो आई थिंक अगर वो बैट्समैन की तरफ खेलने आ सके तो कोई भी अगर अच्छा नहीं खेले, अगर उनको भी इम्पैक्ट प्लेयर हिसाब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में हम देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट जो 6-7 मैच बाकी है केकेआर के लिए, तो मैं आशा करूंगा लवनीत सिसोदिया को मैं एक बार देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सो भाई, क्योंकि देखो अगर आपके जो प्रसिद्ध प्लेयर्स है वो अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आपको यंगस्टर्स को चांस देना पड़ेगा ही एंड उनको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खरीद के उनको बैठा के रख दोगे तो ये तो अलग बात है भाई। वो अगर आपको आप चांस नहीं दोगे तो वही बात है, जैसे हम लोगों को पिछले मैच में देखा था थोड़ा सा CSK। स्ट्रेटेजी था, तो पिछले सभी को वो लोग पिछले साल का चैंपियन है, वो लोग गए थे अपनी टीम को बैक करने पर, वैसे नहीं कर पाए, थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया, ऑप्शन एकदम परफेक्ट नहीं गया मैं तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही इधर उधर हुआ है। तो अब आगे देखते हैं केकेआर टीम मैनेजमेंट जो सोच के साथ ये टीम को बनाया है, तो मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि और एक या दो भी मैच है जिसमें तुम डिस्कशन करके तुम टीम को बैक कर सकते हो। बिल्कुल हो भाई कि ऑप्शन की आप जो बात बोले मैं भी आपसे सहमत हूँ। इस साल का केकेआर का ऑप्शन मैं बोलूंगा सीधा बिल्कुल बेकार किया है उन्होंने। रासल, देखो अंद्रे रासल की बात करें सो भाई तो और भाई रासेल भाई के तरफ पूरा ईडन गार्डन्स उम्मीद करके कल बैठे थे, फिर भी रासेल भाई शायद से खड़ा नहीं उतर पाए। देखो सो भाई कल आप और मैं भी उम्मीद करके बैठे थे कि रासेल के बैट से हम लोग को कल थोड़ा सा तूफानी देखने को, मतलब देखो हम लोग वैसे हम लोग भी आप लोग आई थिंक मुझे अभी डाउट होने लगा है कि नेक्स्ट सीजन हम लोग को केकेआर में रासेल दिखे या नहीं दिखे। आप लोग बता दो, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके गाइस दोस्त लोग बताओ कि नेक्स्ट सीजन हम लोगों को रासेल को केकेआर के टीम में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल वही बात है, 15 घंटे 21 रन, एक छक्का 3 चौके, बिल्कुल नहीं चले, 140 स्ट्राइक रेट। उसके बाद देखो उसके बाद कितनी लेट पे आए यहाँ पे अंग्रेज रघुवंशी, तो उसके बाद रमनदीप सिंह, मोइन अली, उसके बाद आए और मैं रघुवंशी। बोलूंगा रमनदीप सिंह को हर मैच में लोअर ऑर्डर में क्यों, रमनदीप सिंह भी बढ़िया ऑलराउंडर है, पंजाब के लिए उन्होंने बढ़िया खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट पंजाब के लिए खेलते हैं, बढ़िया खेलते हैं। पिछला साल भी हम लोग ने देखा था उन्होंने बढ़िया बैटिंग भी किया। अगर कोई बैट्समैन को तुमको वो लो कॉन्फिडेंस में, तुमको अगर उनको कॉन्फिडेंट लौटाना चाहते हो तो उसको ऑर्डर में आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको थोड़ा पीछे लेके आओ, रमनदीप को थोड़ा आगे लेके जाओ। अगर वो सही से उस जगह पे बैट कर सकते हो तो बढ़िया है केकेआर के लिए, उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मैं बोलूंगा ऐसे कि रमनदीप को इतना नीचे खिलाना, आई थिंक ये भी टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन करना, बहुत सारा जगह है केकेआर मैनेजमेंट का, इसलिए मैंने हम लोगों को देखा कि थंबनेल में लिखा हुआ है केकेआर तैयार नहीं है, तो इसके ये सारे चीज के ऊपर केकेआर मैनेजमेंट को डिस्कशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा जगह क्या चुप हो रहा है, वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल वही तो यही थे। एंड रघुवंशी ने आखिरी में और क्या ही कर सकते थे, वहां पे इम्पैक्ट के रूप में वो आए थे, 13 बॉल पे 27 ही रन बनाए। देखो वो उनका जगह नहीं है, कुछ नहीं कर सकते रघुवंशी भी, तो फिर भी 13 गेंद में 27 रन बनाया भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रघुवंशी फॉर्म में है। रघुवंशी अगर फॉर्म में तुम उसको आगे भेजो, जैसे पहले मैच में भेज रहे थे, जैसे चेन्नई वाला मैच था, जैसे राजस्थान वाला मैच था, बिल्कुल आगे भेज दो ना। अय्यर की जगह रघुवंशी यहाँ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं केकेआर की बैटिंग लाइनअप पे। मैं अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि जो केकेआर का सेट सिंह है ना, जो पहले नारायण के साथ अगर डिकॉक खेले तो डिकॉक, अगर गुरबाज करे तो गुरबाज, ठीक है। उसके बाद कप्तान साहब रहाणे साहब, उसके बाद मैं रघुवंशी को भेजूंगा। अगर फिर मैं बात पे आऊंगा कि वेंकटेश अय्यर के साथ बात करके, वेंकटेश अय्यर अगर वो कॉन्फिडेंट है कि वो उसके बाद आएंगे तो सही है। मैं तो फिर एक मैच में देखूंगा कि रमनदीप सिंह ऊपर में, अगर थोड़ा ऊपर हम लोग बैटिंग ऑर्डर को भेजेंगे तो वो कैसे बैट कर रहे हैं। नहीं तो रिंकू भाई है, नो टेंशन।
बिल्कुल। तो अभी हम लोग बहुत सारे ऑप्शन है, चले, केकेआर के पास ऑप्शन का कोई कमी नहीं है, तो सिर्फ सजाना है चीज को, वही बात। बैटिंग चल जाएगा, सिर्फ सजाना है। तो अभी हम लोग चले जाते हैं केकेआर की बॉलिंग की तरफ सीधा। और एक और बात मैं बोलूंगा, जो कल देखे थे मोइन अली, मोइन अली भाई बढ़िया बैट्समैन है। अभी भी हम लोगों ने मोइन अली को बैटिंग करने के लिए बैठा है। कल तक कितना रन बनाया है मोइन अली ने? कल मोइन अली ने रन बनाया था, कल नहीं चले वैसे, 2 गेंद ही खेले, 0 रन, आउट हो गए थे। अच्छा, तो फिर तो मोइन अली भी कल वैसा कुछ नहीं खेल पाए, बट आई थिंक मोइन अली बढ़िया बल्लेबाज है। इंग्लैंड के लिए जब खेलते थे और आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी जब खेलते थे आईपीएल में, तो बढ़िया खेलते थे। सही तो है। अभी हम लोग आ देखना जाते हैं पड़ेगा, यहाँ थोड़ा पे बैट के केकेआर सही की, करना पड़ेगा। हाँ अभी हम लोग आ जाते हैं केकेआर की बॉलिंग पे। तो अरोड़ा 4 पे 44, 1 विकेट उन्होंने चटकाया था। 11 का इकोनॉमी, बहुत महंगे भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये भी बहुत महंगे थे। मोइन अली 3 में 27, 9 की इकोनॉमी, वो भी महंगे गए। देखो अगर बॉलिंग की बात मोइन अली का करें, एवरेज सब 3 में 27 तो मतलब हाँ ठीक ही है, महंगे ही था, लगभग 10 के आसपास रन दिए। उसके बाद आते हैं हर्षित राणा, 4 में 45, 1 विकेट, 11.25। मतलब फास्ट बॉलर से काफी रन दिए हैं कल हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा ने बहुत रन दिए कल। उसके बाद आते हैं यहाँ और पे, हर्षित राणा का एक गेंद में एक कैच हुआ था, जो कैच मिस हुआ था वो वैभव अरोड़ा के हाथ से। बिल्कुल। तो उसमें से वो कैच मिस होने के बाद वो बॉल सीधा बाउंड्री लाइन पे चला गया था। वही बात है। और कल हम लोगों को 2 क्वालिटी स्पिनर्स के पास से विकेट्स नहीं दिखे, वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण। तो 4 में 33। इसलिए मैं बोला कि इसके कारण मैंने बोला पहले कि पिच, ईडन का जो पिच था ना, वो बहुत दिक्कत दे रहा है होम टीम को। पता नहीं क्यों, पहले जब ये लोग बॉलिंग करने गए थे तो कॉन्फिडेंस थे कि स्पिनर्स अच्छे करेंगे, पर स्पिनर्स अच्छे नहीं कर पा। पर दूसरे इनिंग्स में जब जीटी बॉल करने आए, उनका जो स्पिनर्स है, वॉशिंगटन सुंदर, रशीद खान, साई सुदर्शन, तीनों का बॉल घूम रहा है। तो जब वही बात है, वरुण ने 4 में 33 दिए, 1 भी विकेट नहीं, 8.25 का इकोनॉमी। सुनील नारायण ने 4 में 36, 9 भाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप लोग इतने क्वालिटी स्पिनर से इतना इकोनॉमी और इतने रन विदाउट विकेट। मतलब क्या ही बोलो भाई। केकेआर का बॉलिंग का जो 2 मेन पिलर है वो है सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती। ये लोग अगर अच्छा बॉल नहीं करेंगे तो केकेआर का बॉलिंग अच्छा नहीं होगा। फिर यहाँ पे आंद्रे वैसे हम रसल, लोग अच्छा नहीं होगा नहीं बोल सकते, वैसे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बाकी बॉलर क्या करेंगे, पर ये 2 बॉलर है, एक है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। सुनील नारायण 200 के ऊपर मैच आईपीएल में खेल चुके एंड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको, बट पता नहीं कल नहीं चले दोनों के दोनों ही। और एक है अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए, वही बात है कि नहीं चले कल। एंड उसके बाद आंद्रे रसल 1 विकेट, 1 में 13 का इकोनॉमी से। तो ये था कल केकेआर की कुछ बॉलिंग लाइनअप। एंड मैं बोलूंगा काफी डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं कल केकेआर की बॉलिंग से। रन भर भर के दिए, विकेट मिली नहीं, पता नहीं पिच का क्या सीन है ईडन में। तो आई डोंट नो गाइस क्या सीन है। तो बात कर लेते हैं अभी गुजरात की बॉलिंग की। तो पहले आ जाता है मोहम्मद सिराज। तो जो पहली ओवर में यहाँ पे विकेट जो लिया था यहाँ पे गुरबाज का, तो 2 रन पे 1 हो गया था। फिर केकेआर 4 में 32, 1 विकेट, 8 की इकोनॉमी। मैं बोलूंगा कमाल की बॉलिंग है, 8 की इकोनॉमी फास्ट बॉलर को सूट करता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मोहम्मद सिराज अपने आप को बैक करना चाहते हैं इंडियन टीम में, सभी को बिल्कुल इंडियन टीम से आउट, चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट में आउट, मतलब टीम में जगह नहीं पाने थे उनका, तो फिर से वो कम बैक करना चाहते हैं इंडियन टीम में। तो बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ रशीद कृष्णा भाई सबसे चर्चित, अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर आईपीएल में, पर्पल कैप होल्डर। और दूसरी बात है, एक ही टीम में 2 कैप गुजरात में ही है। वही तो मैं बात कर रहा था सो भाई, की लीग स्टेज का सबसे ताकतवर टीम अभी जीटी है। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, दोनों के दोनों ही इनके पास है। तो वही बात है, हम लोग आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पे ईशांत शर्मा, एक्सपीरियंस बॉलर, जो कि आए थे रदरफोर्ड के इम्पैक्ट के रूप में। ईशांत शर्मा तो 2 में 18 रन, 1 विकेट उन्होंने भी चटकाया ईशांत शर्मा ने, एंड 9 की इकोनॉमी से। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा भाई, प्रसिद्ध हो चुका है लड़का, 4 में 25। तो भाई 4 में 25, 2 विकेट के साथ 6.25 की इकोनॉमी। मतलब क्या कमाल की बॉलिंग की है भाई, फास्ट बॉलर 6 की इकोनॉमी से। तो भाई जबरदस्त बॉलिंग। उसके बाद यहाँ पे आते हैं करामाती खान, राशिद खान ने भी कल 4 में 25, 2 की इकोनॉमी, सेम टू सेम प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान 6.25 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कल की है। तो ये दोनों ने ही कल केकेआर की कमर जो है तोड़ दी थी, ये दोनों गेंदबाजों ने। एंड उससे पहले हम लोग बात करें, राशिद खान का फॉर्म नहीं था, बिल्कुल रन जा रहे थे 10 की इकोनॉमी से हर एक मैच में, लेकिन कमबैक जो किया है कल केकेआर के विरुद्ध, राशिद खान ने कमाल की कमबैक की है।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे वाशिंगटन सुंदर के ऊपर। तो सुंदर की बात करें 3 में 36 महंगे थे ये, लेकिन 1 विकेट इन्होंने भी चटकाई, 12 की इकोनॉमी से इन्होंने रन दिया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक और क्वालिटी स्पिनर साई किशोर ने भी यहाँ पे 3 में बस 19 ही रन दिए, इन्होंने भी 1 विकेट चटकाया। तो 6.33 की इकोनॉमी से इन्होंने भी गेंदबाजी की। तो बात करें जीटी की गेंदबाजों की, धार दिख रही है जो कि केकेआर में नहीं दिख रही थी। तो भाई हर एक बॉलर ने विकेट लिया है। इसलिए मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, इसलिए जीटी सबसे ऊपर है, केकेआर अभी भी खुद को ढूंढ रहा है। वही बात है, टूर्नामेंट में केकेआर अभी भी बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं, और जीटी तो बेहतर करते करते एकदम टूर्नामेंट के ऊपर चला गया है। जीटी तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि शुभमन गिल अभी पहली बार कैप्टनसी कर रहा है आईपीएल में, तो अभी तक तो बहुत बढ़िया कैप्टनसी की उन्होंने। और केकेआर का कैप्टन ही सिर्फ बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं बाकी प्लेयरों से। तो आशा करता हूँ केकेआर बाकी जो 6-7 मैच बाकी है उनमें से कुछ अच्छा करे, अच्छा कमबैक करे, कुछ तो खुद पाए। बहुत सारे ऑप्शन है केकेआर के पास, तो सिर्फ यूज करना है, सिर्फ शेप पे सजाना है, हो जाएगा, आशा करूंगा। लगता है गुजरात और 1 या 2 मैच जीतेगा तो क्वालिफाई हो जाएगा, उनके बाजू में क्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। 2 मैच जीतने की बात है 100 है, बस फिर क्वालिफाई उनके दरवाजे में आ जाएगा। तो वही बात है कि कल यही था मैच में कल, एंड 39 रन से कल जो है जीटी यहाँ पे जीत गई मैच को। एंड अभी तो टॉप में ही थी, एंड टॉप में ही अपनी जगह को एकदम पक्का कर लिया उन्होंने। और केकेआर की बात करें 7वें पोजीशन पे थे और 7 में ही रह जाएंगे। एंड वही बात है, यही था कल के मैचेस पे। एंड और कुछ तो बात करने लायक है नहीं कल के मैच, बात करने नहीं है। बिल्कुल। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, और फिर हम लोग आएंगे आज का जो मैच नंबर 40 का जो मैच है। मैच नंबर 40 किसका है? तो बात करेंगे मैच नंबर 40 का, एलएसजी वर्सेस डीसी का। बिल्कुल। डीसी के एकदम पंजे से मैच लेके चला गया, सॉरी बोल रहा हूँ, एलएसजी का पंजे से मैच को लेके चला गया था डीसी। आशुतोष शर्मा ने बहुत बढ़िया खेले थे, पहली बार जब मुलाकात हुई इस टूर्नामेंट में। अभी दूसरी बार क्या एलएसजी बदला ले पाएगा उस हार का, और फिर देखेंगे आगे क्या होगा। तो रिवेंज वीक स्टार्ट हो चुका है, रिव्यू लेके हम लोग आएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। बिल्कुल गाइस, तो रिवेंज वीक स्टार्ट हो चुका है, तो देखेंगे इस वीक में बहुत सारी रिवेंजेस देखने को हम लोगों को मिलने वाले हैं। और एक और बात, लाइक करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और कुर्सी की पेटी बांध के रखो। फुल न्यूज और फुल खेल समाचार आप लोगों के लिए आने वाला है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। क्या सोच रहे हो भाई, ये न्यूज चैनल है? तो फिर ढेर सारा चौका छक्कर खेल कूद के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है मेरे दोस्त। कुर्सी की पेटी बांध लो और सब्सक्राइब ठोक के बैठ जाओ।